खंड 1 अध्याय 6 प्रैक्टिकल एसोसिएशन का जन्म हुआ। हालांकि इसे बहुत आलोचना मिली, लेकिन तब से लोगों ने व्यावहारिक कार्यों का उपयोग करके इस कहावत को स्पष्ट रूप से साबित कर दिया कि मुंह कहता है कि यह आवश्यक नहीं है, लेकिन शरीर चिल्लाता है कि यह आवश्यक है। सुबह थोड़ी देर सोने में सक्षम होना और शाम को इंटरनेट पर सर्फ करने के लिए अधिक खाली समय होना उन छात्रों के लिए सबसे अनूठा प्रलोभन था जिन्होंने कभी समाज और वित्तीय लाभों का सामना नहीं किया था। इसलिए सिर्फ आधे महीने के भीतर कई लोग ली शुन की जांच करने के लिए आए। उसने भी किसी को मना नहीं किया। जो कोई भी संगठन में शामिल होना चाहता है उसका स्वागत है। किसी भी प्रकार के व्यक्ति को स्वीकार किया जाता है। सदस्यता को प्रतिबंधित करने वाले कोई नियम नहीं है। अंत में फोंग थू मियू भी शामिल होने के लिए पूछने आया। उन्होंने बताया, छात्र संघ से प्रतिस्पर्धात्मक दबाव बहुत ज्यादा है। मुझे निदेशक मंडल के सामने ज्यादा बार उपस्थित होने की कोशिश करनी पड़ती है ताकि वे मुझे जान सकें। वह अपनी रूममेट के साथ भी दयालु होना नहीं भूली। क्या तुम शामिल होना चाहती हो? मैं आपको लाई तुआन को बताने में मदद करूंगा। चू वैन ने विनम्रता से मना कर दिया। धन्यवाद, मुझे अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। चू वैन के माता पिता दोनों शिक्षक थे। जब वह छोटी थी तब से उसका दिमाग खराब कर दिया गया था। अकेले अध्ययन करने के लिए कक्षा में जाना छात्रों के लिए एक स्वाभाविक बात थी। यह इतना मुश्किल नहीं था। इसके अलावा वह अभी भी नहीं जानती थी कि प्रैक्टिकल सोसाइटी क्या है। अफवाहों के अनुसार क्योंकि ली शुन का परिवार शक्तिशाली था, इसलिए उसे विभाग का समर्थन प्राप्त था, लेकिन झो यून को यह अविश्वसनीय लगा। विश्वास क्यों नहीं? कोई कारण नहीं। कुछ समय बाद चीजें धीरे धीरे बदलने लगी। चू वान ने देखा कि जो छात्र स्वयं अध्ययन में शामिल नहीं होना चाहते थे, वे एसोसिएशन में शामिल हो गए थे और एक के बाद एक कक्षा में अध्ययन करने के लिए लौट आए थे। फोंग थू म्यू भी अग्रिम मोर्चे से पहली खबर लेकर आए। यह बहुत मुश्किल है, उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। प्रोजेक्ट की जरूरतें बहुत कठिन हैं। हम सिर्फ बुनियादी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं और सिर्फ कुछ फंक्शन ही जानते हैं। हम इतने जटिल प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं? मेरा सिर फटने वाला है। क्या यह इतना कठिन है? यह बहुत कठिन है, फेंग शू मियाओ ने दृढ़ निश्चय कर लिया था। झो यून अन्य परियोजनाओं के बारे में और पूछना चाहती थी, लेकिन अचानक उसे पहले कुछ याद आ गया, इसलिए उसने कुछ और पूछा। रेन दी के बारे में क्या? सी भाषा की कक्षा की डिप्टी क्लास मॉनिटर के रूप में रेन दी का होमवर्क उसके माध्यम से जमा किया जाना था। झो यून को एहसास हुआ कि उसे प्रोग्रामिंग में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। जैसे ही रेन दी का उल्लेख किया गया, फेंग शू मियाओ हकलाते हुए बोली, उसने परियोजना में भाग नहीं लिया। तो वह कैसे रह सकती थी? क्योंकि ली शुन ने उसका बचाव किया। वह शुरू होने के पहले दिन ही परियोजना में नामांकित हो गई थी, चाहे वह काम पर आए या नहीं। ओह! फेंग शू मियाओ ने कंधे उचकाए, फिर चुपके से झो यून को देखा, फुसफुसाते हुए, मैं आपको बता दूं, रेन दी लगभग हर रात ली शुन की तलाश में जाती है। झो यून ने अपनी भौहें उठाईं। ली शुन भी वैसी ही है। कई बार ऐसा हुआ कि वह व्यस्त था और उसके पास काम नहीं था, लेकिन जैसे ही नाम डिच आती, वह तुरंत रुक जाता और आधी रात तक उसके साथ रहता, फिर भी वापस नहीं आता, और किसी को पता नहीं चलता कि वे क्या कर रहे थे। भयानक है न? चू वान कुछ कहने ही वाला था कि फोंग थू म्यू ने कहा, ओह, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता। असल में काओ कियन होंग जानता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहेगा। उसने मुंह बनाते हुए कहा, हम्मा, रहस्यमयी व्यवहार करते रहो। एक लड़का और लड़की और क्या कर सकते हैं? वे दोनों वयस्क हैं और फिर भी वे ऐसी बातें छिपा रहे हैं और छुपा रहे हैं। रेन डी बहुत बेवकूफ है।
हर कोई जानता है कि लाई तुआन जितनी तेजी से कपड़े बदलता है, उससे कहीं ज्यादा तेजी से वह गर्लफ्रेंड बदलता है। वह उसका कुछ नहीं कर सकती, फोंग थू म्यू ने कहा और फिर थोड़ी देर के लिए तिरस्कार दिखाया और फिर शांति से वहां से चला गया। चू वान ने कोई और सवाल नहीं पूछा। प्रैक्टिकल एसोसिएशन की कठिन परियोजना में 90% संभावित उम्मीदवार पहले ही असफल हो चुके थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब ये लोग अपनी स्व अध्ययन कक्षाओं में वापस लौटे तो उन्होंने शायद ही कभी ली तुआन के बारे में गपशप में भाग लिया। थोड़ी देर बाद सभी ने धीरे धीरे गंभीरता से अध्ययन करना शुरू कर दिया और मध्यावधि परीक्षाएं आ गईं। स्कूल शुरू होने के बाद से यह पहली आधिकारिक परीक्षा थी, जो अंतिम परीक्षा के 30% परिणामों को तय करती थी, इसलिए सभी ने इस पर पूरा ध्यान दिया। चू वैन भी वैसी ही थी, खासकर भाषा सी की डिप्टी क्लास लीडर के रूप में उसकी वर्तमान स्थिति के कारण। यह न जानते हुए कि वह गुप्त रूप से किसी और के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही थी, चू वैन हर दिन लाइब्रेरी में रहती थी, लेखन कार्यक्रमों का अभ्यास करती थी, एक ही समस्या को कई अलग अलग तरीकों से हल करने की कोशिश करती थी। हर बार जब वह आराम करने की कोशिश करती तो चू वैन के दिमाग में स्वाभाविक रूप से किसी की छवि दिखाई देती जो तलवार लहराते हुए उस पर वार कर रहा हो। इसलिए वह दृढ़ रही। परीक्षा के दिन उसने परीक्षा का पेपर खोला और उसे पूरा देखा और देखा कि व्यावहारिक भाग में दिल बनाने के लिए एक प्रोग्राम लिखना की आवश्यकता थी। चू वान ने भौहें सिकोड़ी। प्रोफेसर लैम ने वास्तव में मनमाने प्रश्न दिए, यह बहुत सरल था। उसकी वर्तमान भावनाएं एक शेफ की तरह थी, जो मंचूहान भोज तैयार करने के लिए तैयार थी, लेकिन अंत में ग्राहक ने केवल इंस्टेंट नूडल्स की मांग की। चू वान ने व्यावहारिक भाग समाप्त किया और फिर सिद्धांत भाग पर लौट आया। चूंकि उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की थी, इसलिए उसने परीक्षा जल्दी ही समाप्त कर ली। जैसे ही वह अपना असाइनमेंट सबमिट करने वाली थी, उसे अचानक एहसास हुआ कि ली टुआन कुछ कंप्यूटर दूर बैठा था और अभी तक खड़ा नहीं हुआ था। ओह! किसी कारण से चू वैन ने माउस को असाइनमेंट सबमिट करें बटन से दूर कर दिया। उसने अपने काम को 10 से अधिक बार जांचा और दोबारा जांचा, लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं पा सकी। उसने आसान अभ्यास समस्या पर दोबारा गौर किया। हृदय का आकार 100% सही बनाया गया था। इसके अलावा उसे इस बात पर थोड़ा गर्व हुआ कि अभी-अभी जब उसकी नज़र गलती से उन्नत गणित कक्षा के उप प्रमुख गो मानहंग पर पड़ी, तो यद्यपि वह उनके कोड का विवरण नहीं देख सकी, उसने देखा कि वहां के कंपाइलर में कोड की लंबाई उसकी तुलना में लगभग 4 गुना थी। मुझे नहीं पता कि उसने क्या लिखा है। थोड़ी देर तक हिचकिचाने के बाद उसने आखिरकार देखा कि ली तुआन ने अपना पेपर जमा कर दिया था। उस समय तक चू वान 10 मिनट से अधिक समय से बैठा हुआ खेल रहा था। परीक्षा कक्ष से बाहर निकलते समय ली शुन की पीठ को देखते हुए उसने अचानक खुद को बेवजह आह भरी और फिर अपना पेपर सौंप दिया। कुछ दिनों बाद मध्यावधि परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए। झो यून की उम्मीदों से बिल्कुल परे ली शुन को कक्षा में केवल 11वां स्थान मिला, जो उससे 7 स्थान पीछे था। चू वैन को सचमुच ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बादलों पर सवार होकर हवा में उड़ रहा हो। तभी वह चौंक गई जब उसने विस्तृत रिपोर्ट कार्ड देखा। उसने साफ साफ कहा कि उसने केवल अपने विषय का अध्ययन किया था और उसे माओ जेडोंग विचार के लिए केवल 1 दर्जन अंक मिले थे। फिर सी भाषा का स्कोर आया और उन दोनों को पूरे अंक मिले। चू वैन ने रिपोर्ट कार्ड पकड़ा और आह भरी। ऐसा लग रहा था कि वह उतनी खुश नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। उस दिन प्रोफेसर लैम की क्लास थी। जब चू वैन कक्षा में दाखिल हुई
तो उसने देखा कि उसकी हमेशा की सीट पर ngो मानहंग बैठा हुआ था, जो उसके ठीक बगल में ली तुआन से बात कर रहा था। लेकिन गो मानहंग का स्कूल बैग अभी भी अपने स्थान पर ही था। उसने अनुमान लगाया कि वह शीघ्र ही चला जाएगा, तो वह गो मानहंग के ठीक बगल में बैठ गई और इंतजार करने लगी। क्या आप क्या आप मुझे देखने में मदद कर सकते हैं? उसने ngो मानहंग को कहते सुना। इसे खोलो। श्रीली उदासीन थे। ngो मानहंग ने प्रोग्राम खोला। चू वान ने चुपके से देखा। यह परीक्षा का आखिरी सवाल था, जिसमें दिल बनाने के लिए कहा गया था। मेरा विचार यह है, ngो मानहंग लितुआन से थोड़ा डरा हुआ लग रहा था और झिझकते हुए बोला, दिल को 3 भागों में बांट दो। फिर बाईं ओर दिल का पहला भाग लिखें, फिर बीच में दिल का दूसरा भाग लिखें। इसके बाद फॉर लूप का उपयोग करें। 1. फॉर कमांड एक लूप है जो एक क्रिया या क्रियाओं की एक श्रृंखला की एक निश्चित संख्या में पुनरावृत्ति निर्धारित करता है। चू वान ने तुरंत इस विचार को समझ लिया। यह विचार ngो मानहंग के मानव स्वभाव के समान है, केवल 2 शब्द, सीधा। थोड़ी देर बाद उसने विदाई भाषण देने वाले ली की धीमी हंसी सुनी। तो आप उन्नत गणित के डिप्टी क्लास मॉनिटर भी हैं। यह वाक्य बहुत आक्रामक लग रहा था। जैसी कि उम्मीद थी, वो मेंगक्सिंग ली शुन के उपहास से बेहद शर्मिंदा था और उसकी आवाज कांप रही थी। तुम क्या तुम मुझे अपना समाधान दिखा सकते हो? ली शुन ने उत्तर दिया, आपको मेरे समाधान को देखने की आवश्यकता नहीं है। अपने बगल में डिप्टी क्लास मॉनिटर के समाधान को देखें। हो। वो मेंगक्सिंग ने अपना सिर घुमाया। उसकी इस हरकत से चू वैन और ली तुआन की आंखें एक दूसरे को घूरने लगी। चू यून के पैरों में ऐंठन महसूस हुई, लेकिन उसका चेहरा शांत रहा। क्या हुआ? ngो मानहंग, चू यून, क्या तुम मुझे अपनी प्रोग्रामिंग दिखा सकती हो? चू यून ने सिर हिलाया। बेशक। आखिरकार उसकी छवि ऐसी थी कि उससे संपर्क करना आसान था। चू वैन ने अपना प्रोग्रामिंग पेपर खोला। ngो मानहंग की आंखें हेडलाइट की तरह चमक उठीं। बहुत आसान, 2 फॉर लूप, कुल मिलाकर केवल 6 लाइनें। ngो मानहंग ने कहा, तो हार्ट को फंक्शन के साथ भी लिखा जा सकता है। मेरा तरीका बहुत बेवकूफ़ी भरा है। नहीं, वह तरीका भी ठीक है। ngो मानहंग गंभीर था। नोट्स लिखने के लिए एक नोटबुक पकड़े हुए उसका मुंह अभी भी बुदबुदा रहा था। उसके पास एक अच्छी नींव थी, लेकिन कभी-कभी उसका दिमाग तेज नहीं होता था। लेकिन अब जब उसने उसका समाधान देखा, तो उसे तुरंत समस्या समझ में आ गई। ngो मानहंग प्रबुद्ध और बहुत उत्साहित था, लगातार चू वान को धन्यवाद दे रहा था। चू वान ने विनम्रता से उससे कहा कि वह विनम्र न बने। माहौल गर्म और खुशनुमा था। ngो मानहंग को विदा करने के बाद चू वान अपनी सीट पर वापस आ गया। उसके चेहरे पर सौम्यता अभी गायब भी नहीं हुई थी कि उसे लाई तुआन की आंखों का सामना करना पड़ा। वह वास्तव में उससे पूछना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या था जिससे उसका व्यंग्यात्मक चेहरा बिना किसी अंधे स्थान को दिखाए 360 डिग्री घूम सकता था। जो कहना है कहो। ली जुन अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। उसकी ढीली ग्रे शर्ट की तहें उसके पेट पर लटक रही थी। हाँ, चू वान आश्चर्यचकित था। क्या? ली तुआन ने फिर से व्यंग्य किया और दूसरी ओर देखा। झोयू पर लगातार हमला हो रहा था, इसलिए उसे नहीं पता था कि कौन सी नस टूट गई है, और वह बोल पड़ा, मुझे देखने दो। ली शुन ने उदासीनता से देखा। हाँ, एक बार जब आप कुछ शुरू कर देते हैं, तो आपको उसे पूरा करना ही पड़ता है। झोयू ने जारी रखने का साहस जुटाया। यह आपका काम है, मुझे इसे देखने दो। ठीक है, ली शुन ने इत्मीनान से कहा। ठीक है। उसने कीबोर्ड दबाया। कंपाइलर में कमांड फंक्शन दिखाई दिया।
झोयू देखने के लिए झुका। यह क्या बकवास है? लंबाई की दृष्टि से ली तुआन की कमान गो मानहंग की कमान से भी अधिक लंबी है। लेकिन गो मानहंग का विचार प्रागैतिहासिक चकमक पत्थर की तरह ही आदिम है और पहली नज़र में यह सब स्पष्ट है। जहां तक ली शुन की बात है, झो युन ने अपने मस्तिष्क की सभी कोशिकाओं का उपयोग किया, लेकिन केवल पहली 5 पंक्तियां ही समझ सका। अगला भाग क्या है? यह फंक्शन क्या करता है? यदि आप नहीं समझते हैं तो परेशान न हों। पीछे से एक कोमल और सुखदायक आवाज आई। यह समय की बर्बादी है और तुम अभी भी उदास महसूस कर रहे हो। उसने दर्द की एक लहर महसूस की जो बिना किसी मजबूत बाहरी उत्तेजना के उभरी, जिसे आमतौर पर न्यूरलजिया के रूप में जाना जाता है, पहली बार उसके दिमाग में आई। उस पल जब दुनिया घूम रही थी, घंटी बजी। प्रोफेसर लैम ने चाय का प्याला लेकर कक्षा में प्रवेश किया। चू वान चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। कक्षा समाप्त होने के बाद जैसे ही ली तुआन कक्षा के दरवाजे से बाहर निकला, चू वान ने मौके का फायदा उठाते हुए जल्दी से पेन से आदेश के मुख्य बिंदुओं को लिख लिया। फिर जितनी जल्दी हो सका छात्रावास की ओर भाग गया। उसने जांच करने के लिए दस्तावेजों को पलटा और आखिरकार 4 घंटे से अधिक संघर्ष और 1 दर्जन से अधिक परीक्षणों के बाद उसने ली शुन के कमांड फंक्शन को सफलतापूर्वक फिर से बनाया। उसने इसे तुरंत चलाया। स्क्रीन पर एक बहुआयामी चमकदार लाल दिल गहरे रंग की पृष्ठभूमि पर जोर से धड़क रहा था। छत पर आज रात हवा भी बहुत ठंडी थी। चू वैन ने उदास होकर दूर स्थित फव्वारे को देखा और दूध वाली चाय के कप में स्ट्रॉ डाला। सांस लेते ही उसने अपने पीछे एक जानी पहचानी आवाज सुनी। भाड़ में जाओ, झोयू ने मुड़कर आवाज लगाई। रेन दी, यहाँ आकर बैठो। खंड 1 अध्याय 7। जीथर की लयबद्ध ध्वनि घनघोर अंधेरी रात में गूंज रही थी। चू वान नहाम डिच की तीव्र प्रगति देखकर दंग रह गया। आखिरी बार जब उसने नहाम डिच को पियानो बजाते हुए सुना था, उस समय यह दोस्त अधिक से अधिक एक बाल कलाकार के स्तर पर था। लेकिन अब वह सभी तरह के वेरिएशन बजाने में सक्षम था और झो यूं दंग रह गया। रेन डी के बजाने के बाद उसने गिटार एक तरफ रख दिया और झो यूं के साथ साथ बैठ गया। झो यूं ने कहा, बहुत बढ़िया। इस बार यह उसके दिल की गहराइयों से था। नहाम डिच ने कंधे उचका दिए। एक क्षण की चुप्पी के बाद चू वान ने आगे कहा, यह बहुत ही सार्थक है। नहाम डीच ने उत्सुकता से देखा। चू वान ने गिटार की ओर इशारा करते हुए कहा, इस स्तर तक बजाने में सक्षम होने के लिए अकेले सीखने के लिए कक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं है। नहाम डीच उसी भाव से उसे देखता रहा। काफी देर बाद उसने अपने होठों के कोने को थोड़ा ऊपर उठाया। यह पहली बार था जब उसने रेन डी की अभिव्यक्ति देखी थी, जो लगभग मुस्कुराते हुए थी जब से वे एक दूसरे को जानते थे। अचानक उसके सामने एक कागज का टुकड़ा आया। झो यून ने इसे लिया और हल्की रोशनी का उपयोग करते हुए उस पर एक पता पढ़ा। मेरे स्टूडियो में, जब भी तुम्हें स्कूल पसंद न आए तो वहां आकर खेलो। स्टूडियो? बस स्कूल के पास। चू वान ने सिर हिलाया और कागज रख दिया। नहाम डिच ने अपने शरीर को तान लिया, अपनी आंखें रगड़ ली और थका हुआ लग रहा था। क्या आप थके हैं? चू वान ने पूछा। हाँ, मुझे आज रात लाई तुआन से मिलना है। नहाम डिच ने अपने पास रखी पानी की बोतल उठाई, उसे खोला और पीते हुए धीरे से शिकायत की, मुझे उस घृणित लड़की लियू तुतु से फिर से किसी को छीनना है। लियू सीसी? चू वान ने सोचा, वह कला विभाग वाली लड़की? हाँ, यह वह छोटी लड़की है जिसके पास फिल्टर एक नहीं है और वह तस्वीरें लेने की हिम्मत नहीं करती है। एक फिल्टर कैमरा फिल्टर है। कैमरा लेंस की सुरक्षा के अलावा
उनके पास फिल्टर के प्रकार के आधार पर रंग, लेंस, स्पष्टता आदि जैसे अन्य कार्य भी हैं। लियू सीसी ली शुन की गर्लफ्रेंड है। उसका फिगर कोक की बोतल की तरह लहराता है, एक गुड़िया की तरह सुंदर है। रेन डी ने व्यंग्य किया। वह टोपी वाला व्यक्ति ऐसा लग रहा था मानो वह चाहता था कि वह लितुआन में अपनी जड़ें जमा ले। चू वान को याद आया कि फोंग थू म्यू ने पहले क्या कहा था, इसलिए उसने कहा, ऐसा लगता है कि लितुआन अक्सर गर्लफ्रेंड बदलती रहती है। बिल्कुल। रेन डी ने पानी खत्म किया और बोतल अपनी जेब में रख ली। क्या बेवकूफ है, उसकी निजी जिंदगी गड़बड़ है। चू वान फुसफुसाया। तो फिर आपको हर दिन पूरा ध्यान देना होगा। क्या नोटिस किया? चू वैन ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से कहने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल हकलाते हुए और समझा सकती थी, यह किसी प्रकार की सुरक्षा एहतियात है। यह सुनने के बाद नाम डिच ने उसे भ्रम में देखा, फिर अचानक समझ गया और अपना सिर पीछे फेंक दिया और हंसा। हा 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 हा, हे भगवान! रेन डी को अब अपनी छवि की परवाह नहीं थी। वह जमीन पर गिर पड़ा, दिल खोलकर हंसने लगा। झो यूं इस तरह जमीन पर लौटने की कोई जरूरत नहीं है। नाम डिच रेंगकर आया और चू वैन को जोर से थपथपाया। माँ, आप सचमुच जानती हैं कि लोगों को कैसे हंसाया जाता है। चू वान अवाक रह गया। नाम दीच अपने पैरों को मोड़कर बैठ गया, अपनी जेब से सिगरेट का एक पैकेट निकाला और सबसे पहले चू वान को दिया। सिगरेट चाहोगे? चू वान ने अपना सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं है। नाम दीच ने सिगरेट मुंह में ली, उसकी ओर तिरछी नजर से देखा और धुएं के कारण कर्कश आवाज में कहा, तुम सिगरेट पियो, तभी मैं तुम्हें यह दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा। चू वैन ने चुपचाप सिगरेट ले ली। नाम दीच अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। धुआं मेरे फेफड़ों में घुस गया। रात लंबी और अंतहीन हो गई। लितुआन के साथ मेरा रिश्ता वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। हाँ, नाम डिच ने सिगरेट का कश लिया और कहा, मुझे वह पसंद नहीं है, लेकिन हमारे कमरे में कोई है जो उसे सचमुच पसंद करता है। चू वैन ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसने पहली बार धूम्रपान किया हो, और उसका धुआं उसके गले में अटक रहा था जब तक कि उसे खांसी नहीं आ गई। उसके कमरे में सिर्फ 3 लोग थे, उन्हें हटाने की जरूरत नहीं थी। वह पहले से ही जानती थी कि यह कौन है। रेन डी का हाथ उसके घुटने पर टिका हुआ था, तिरस्कारपूर्वक व्यंग्य करते हुए, नहीं तो आपको क्या लगता है कि वह एसोसिएशन में क्यों बनी रही? उसका स्तर ली जुन की परियोजनाओं के साथ कैसे बना रह सकता था? चू वान ने नाम दीच की ओर देखा। नाम दीच ने पूछा, क्या हुआ? चू वान ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपने मुझे अपने साथ धूम्रपान करने के लिए आमंत्रित किया क्योंकि आप मुझे आराम देना चाहते थे। नाम डिच फिर से हंस पड़ा, और हंसने के बाद उसने कहा, माँ, आप वास्तव में जानती हैं कि लोगों को कैसे हंसाया जाता है। चू वैन सीधा बैठ गया और धुएं में अतीत के बारे में ध्यान से सोचने लगा। यह पता चला कि फोंग थू म्यू के अटकलबाजी भरे लहजे में जब वह उसे नाम दीच और लितुआन के बारे में बता रहा था, तो उसमें भी ईर्ष्या थी। क्या वह लितुआन को पसंद करती है? कब से? कोई आशा नहीं है। रेन डी ने दूर के फव्वारे की ओर धुएं की एक लंबी धार उड़ाई। उसका आकलन किसी भी भावनात्मक बारीकियों से रहित था। वह लंबे समय तक नहीं टिकेगी। वह ली शुन लड़का। सामान्य लड़कियां उसके साथ नहीं रह सकती। उस रात जब चू वैन छात्रावास बंद होने के समय वापस लौटा, तो उसने देखा कि फोंग थू म्यू कमरे में एक कुर्सी पर ध्यानहीनता से बैठा हुआ है। चू वान उसके पास आया और अपना हाथ उसकी आंखों के सामने आगे पीछे हिलाने लगा। अपने होश में आओ। फोंग थू म्यू ने अपने होश संभाले, चू वैन को देखा और तुरंत उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई जीवन रक्षक छड़ी देख ली हो। उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। चू वैन,
अपने आप को बचाओ। चू वान घबरा गया। क्या क्या हुआ? फोंग थू म्यू ने कागज के 2 टुकड़े निकाले और उन्हें चू वैन को दिखाने के लिए डेस्क पर रख दिया। यहाँ यहाँ, क्या आपके पास कोई विचार है? चू वान ने कागज उठाया और उसे ध्यान से देखा। इसमें वेबसाइट की कार्यात्मक आवश्यकताओं को सूचीबद्ध किया गया था और पूछा, यह क्या है? फोंग थू म्यू मेज पर गिर पड़ा। प्रैक्टिकल एसोसिएशन की परियोजना। चू वैन ने प्रत्येक अनुरोध को ध्यान से देखा। क्या आप लोग वेबसाइट बनाने का अभ्यास करने की योजना बना रहे हैं? फोंग थू म्यू ने अपना सिर घुमाया। यह किताब नहीं है। अगला पृष्ठ खोलो। चू वान ने दूसरा पृष्ठ पलटा और अंत में एक कंपनी का हस्ताक्षर देखा। उसने फिर से फोंग थू म्यू की ओर देखा। उसके चेहरे पर उलझन थी। झो यून, वह एक बाहरी कंपनी के लिए वेबसाइट बनाने का काम करने की योजना बना रहा है। चू वैन ने कुछ नहीं कहा और पहले पृष्ठ की सामग्री को फिर से देखने लगा। आपने ये विशेषताएं क्यों डिजाइन की? यदि हम इस परियोजना को आगे बढ़ा सकें, तो प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी अनुभाग का प्रभारी होगा। मैं भी नहीं जानता। चू वान ने सिर हिलाया और फिर पूछा, तो फिर मैं यह परियोजना कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? यह बकवास ले लो। फोंग थू म्यू भौहें सिकोड़ते हुए सीधा बैठ गया। उस कागज पर जो लिखा है उसे देखिए। हम अभी उन कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। लेकिन बाहर की सभी प्रतिस्पर्धी कंपनियां समृद्ध अनुभव वाली पेशेवर सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग आईटी कंपनियां हैं। इस बारे में बात करते हुए फोंग थू म्यू ने आहें भरने से खुद को नहीं रोका। हमें अतिरिक्त क्रेडिट पाने के लिए प्रोजेक्ट पूरा करना होगा। हम जानते हैं कि यह काम नहीं करेगा, लेकिन हम फिर भी इसे करते रहेंगे। मुझे नहीं पता कि हमारा कितना समय बर्बाद होगा। चू वान ने उसे दस्तावेज लौटाते हुए कहा, तो तुम क्या करने की योजना बना रही हो? वापस जाने की? हाँ, फोंग थू म्यू से एक कठिन प्रश्न पूछा गया। पीछे हटना। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी भी गिल छोड़ने के बारे में नहीं सोचा था। उसने अपने हाथ में कागज के 2 पतले टुकड़ों को शून्यता से देखा, फिर उसका दिमाग फिर से खोने लगा। इस बार चू वैन ने उसे परेशान नहीं किया। वह अपनी सीट पर वापस आ गई और माउस को हिलाया। जब वह बाहर गई थी, तब उसने कंप्यूटर बंद नहीं किया था, लेकिन अब स्क्रीन फिर से जल उठी थी। वह लाल दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा है। खिड़की के बाहर रात बिल्कुल काली थी। रेंडी अभी भी पियानो का अभ्यास कर रहा था। थोड़ी देर बैठने के बाद झो यू ने धीमी आवाज में कहा, फेंग शू मियाओ, आप कौन सा फंक्शन प्रोग्राम करना चाहते हैं? मैं आपकी मदद करूंगा। फोंग थू म्यू इतनी उत्साहित थी कि वह चू वैन को गले लगाने के लिए दौड़ी। अंततः कार्यों की लंबी सूची में से उसने समान उत्पादों की अनुशंसा करें कार्य को चुना। लैम क्वान फूड कंपनी मुख्य रूप से स्नैक्स का व्यापार करती है और पोषण संबंधी उत्पाद बनाती है, तथा कंपनी को 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है। लेकिन इंटरनेट बूम के मौजूदा दौर में इस पारंपरिक प्रकार के उद्यम को व्यापार करने में कठिनाई हो रही है, इसलिए इसे अपना तरीका बदलना होगा। झो यून को अनुरोध मिलने के बाद उसने किए जाने वाले काम का खाका खींचने और प्रासंगिक व्यावहारिक सामग्रियों की खोज करने की कोशिश शुरू कर दी। उसने पूरे हफ्ते दिन रात काम किया और जब उसने देखा कि फंक्शन ठीक से काम कर रहा है, तो उसने फोंग थू म्यू से एक कॉपी बनाने और उसे एसोसिएशन के दफ्तर में लाने को कहा। सच कहूं तो यह उसका पहली बार वेबसाइट प्रोग्रामिंग करने का अनुभव था, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि यह काम करेगा या नहीं। शनिवार की सुबह चू वैन बहुत जल्दी उठ गई, बिस्तर से रेंगकर बाहर आई, अपनी ठुड्डी को एक हाथ से सहारा दिया और कुर्सी पर बेसुध होकर बैठ गई। मेज पर बिखरी हुई किताबें थीं, जो वेबसाइट के लिए शोध करने के लिए लाइब्रेरी से उधार ली गई थीं। उसने उन्हें
इतनी बार पलटा था कि वे लगभग सभी टुकड़े टुकड़े हो गई थी। फेंग शू मियाओ का आज का कार्यक्रम सुबह एक मीटिंग में जाना, दोपहर में प्रैक्टिकल सोसाइटी की गतिविधियों में भाग लेना और देर रात को ही लौटना था। झोउ यून को पूरे दिन खाने की भूख नहीं लगी थी और जब उसने फेंग शू मियाओ को वापस आते देखा तो उसने तुरंत उससे पूछा, कैसी है? क्या? फोंग थुमियो को अभी भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। क्या? व्यावहारिक समाज। फोंग थुमियो ने कंधे उचकाए। उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चू वैन अचानक उदास हो गया और कारण पूछना भूल गया। फोंग थुमियो ने कहा, हालांकि उन्होंने कहा कि एक समारोह को पूरा करना भी परियोजना में योगदान के रूप में माना जाता है। मेरा ग्रेड ठीक है। अब परियोजना से हटने की कोई आवश्यकता नहीं है। चू वैन, आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। बंदर प्रतिभाशाली? अंततः चू वान ने पूछा, इसका उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता? फोंग थुमियो ने पलकें झपकाईं। उसने कुछ नहीं कहा। चू वान लगभग चिल्लाया, क्या तुम्हें नहीं पता कि उससे पूछना है? लेकिन शायद चू वैन के विचार उसके चेहरे पर स्पष्ट थे। फोंग थुमियो स्वचालित रूप से समझाने के लिए एक कुर्सी ले आया। हाँ, ऐसा ही है। हालांकि एसोसिएशन वर्तमान में 1 दर्जन या उससे ज्यादा सदस्यों के साथ स्थिर है, लेकिन कोर टीम में सिर्फ कुछ ही लोग हैं। ली शुन और गाओ जियानहोंग प्रमुख सदस्य हैं। वे प्रगति को गति देने और प्रणाली को मजबूत करने के लिए हर दिन एक साथ काम करते हैं। हो सकता है कि आपने जो हिस्सा लिखा है वह उनके समग्र विचार से मेल नहीं खाता हो। वे आखिर क्या सोच रहे थे? कार्य तो पहले ही हो चुका है, अब और क्यों सोचना? चू वैन को घुटन महसूस हुई और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। सौभाग्य से उसने ज्यादा खाना नहीं खाया, अन्यथा उसे निश्चित रूप से पेट में दर्द होता। सोचना बंद करो। उनका दिमाग सामान्य लोगों जैसा नहीं है। यह आपके लिए है। फोंग थुमियो ने पीछे से एक बड़ा बैग निकाला। अंदर एक भालू के आकार का बैकपैक था। मैंने इसे उस दिन मॉल में खरीदा था। इस बार बहुत बहुत धन्यवाद। चू वान ने अपना हाथ हिलाया। कोई जरूरत नहीं, मैं बस और अधिक सीखना चाहता हूँ। नहीं, तुम इसे स्वीकार करो, अन्यथा मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। मैं कल रात को तुम्हें भोजन पर आमंत्रित करूंगा। कोई जरूरत नहीं, आप बहुत विनम्र हैं। ले लो, ले लो। एक चरण पूरा करना कठिन था। अब जश्न मनाने का समय है। मैं 1 सप्ताह तक चिंतित और बेचैन रहा। उस रात चू वान को एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि भालू के बच्चों का एक झुंड उसे रौंद रहा है। अगले दिन उसे फिर वही सपना आया। 3 दिनों तक लगातार पैरों के निशानों के बाद चू वान अपनी पांडा जैसी आंखें और प्रोफेसर लैम को खोजने का कार्यक्रम लेकर चला गया। वह वास्तव में यह स्वीकार नहीं कर सकी कि एक चरण पूरा हो चुका है। झोउ यून ने प्रोफेसर लिन को यह नहीं बताया कि यह एक प्रोजेक्ट था जिस पर वह प्रैक्टिकल सोसाइटी के लिए काम कर रही थी। उसने केवल इतना कहा कि वह हाल ही में स्व अध्ययन कर रही थी और उसने वेबसाइट के लिए एक फंक्शन बनाया था और शिक्षक से यह पूछना चाहती थी कि क्या कोई ऐसा क्षेत्र है जो अच्छा नहीं था। प्रोफेसर लिन ने चुपचाप पूरा कार्यक्रम देखा, फिर झोउ यून की ओर देखा। यह चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है। इससे पहले जब वह प्रैक्टिकल एसोसिएशन के कार्यालय में गई थी तो उसने प्रोफेसर लैम को भी इसी भाव से ली तुआन के साथ चर्चा करते देखा था। इससे वह अनजाने में गंभीर हो गई थी। प्रोफेसर लैम, चू वान, मैंने पाया कि आप अक्सर बहुत छोटे आदेश लिखते हैं। आपने उन्हें कई बार सरल बनाया होगा, है ना? चू वान ने सिर हिलाया। यह सही है। एक कहावत है, जबड़े की रेखा एक लड़की की स्कर्ट की तरह है, जितनी छोटी उतनी अच्छी। लेकिन सरल और सीधा होना सिर्फ एक पहलू है। मुझ में अभी भी थोड़ी कमी है।
मुझे अपने विचारों को अमूर्त और मॉड्यूलर बनाने के तरीके के बारे में और अधिक सोचने की जरूरत है। कक्षा के पहले दिन शिक्षक ने कहा, उन तरकीबों पर ज्यादा ध्यान मत दो, तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण बात समझनी है। प्रोफेसर लैम ने कंपाइलर बंद कर दिया, एक पल के लिए रुक गए और फिर अचानक पूछा, क्या आपको प्रोग्रामिंग पसंद है? 2. मॉड्यूलराइजेशन। इसका मतलब है स्वतंत्र विनिमय भागों में विभाजित करना, ताकि प्रत्येक मॉड्यूल में वांछित फंक्शन के केवल एक हिस्से को निष्पादित करने के लिए आवश्यक सब कुछ हो। इस समस्या ने चू वैन को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया। क्या आपको यह पसंद है? ऐसा नहीं लगता। यह पसंद नहीं है। ऐसा हमेशा नहीं लगता। तो फिर उसे किस बात ने प्रेरित किया? यदि आप व्यावहारिक परियोजनाओं में रुचि रखते हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप लाई तुआन के घर जाने का प्रयास करें। क्यों? यह निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी होगा। क्या ऐसा है? चू वान ने अपना सिर झुकाया और चला गया। जैसे ही वह कार्यालय से बाहर निकला, उसकी नजर एक जोड़ी पैरों पर पड़ी। उसने अपना सिर उठाया। ली तुआन दालान की खिड़की के सहारे झुका हुआ था। उसके एक हाथ में लैपटॉप था। हालांकि यह शरद ऋतु थी, फिर भी उसने छोटी आस्तीन वाली शर्ट पहन रखी थी, जिसकी आस्तीनें कंधों तक चढ़ी हुई थी, और उसके चमकीले पीले बाल हमेशा की तरह अभी भी अस्त व्यस्त थे। बैकलाइट के कारण चू वैन उसकी अभिव्यक्ति को स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, लेकिन बिना सोचे वह जानता था कि यह शायद हमेशा की तरह ही व्यंग्यात्मक, उपहासपूर्ण अभिव्यक्ति थी। क्या कक्षा के उपप्रमुख को प्रोफेसर की सलाह माननी चाहिए? चू वैन में अब उससे निपटने की ऊर्जा नहीं थी, इसलिए वह मुड़ा और चला गया। जब वे 3 मीटर से अधिक दूर थे, तो पीछे से एक स्पष्ट और शांत आवाज आई। क्या तुम आ रहे हो? आओ, मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ। खंड 1 अध्याय 8। चू वैन विस्फोट करने वाला था। हाल ही में उसे विभिन्न स्थानों से प्राप्त जानकारी की मात्रा बहुत अधिक थी। उसे लगा कि अब उसके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है। उस दिन ली जुन के निमंत्रण के बारे में झो यून ने हमेशा की तरह बहुत विनम्रता से उत्तर दिया, मैं इसके बारे में सोचूंगा। आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद। यह सुनने के बाद वैलेडिक्टोरियन ली ने तिरस्कार में उपहास किया और सीधे कार्यालय में चले गए। उस समय चू वान को और भी निराशा महसूस हुई। लेकिन लोगों का दिमाग वाकई अजीब है। इस घटना को कई दिन हो चुके हैं, लेकिन चू वान अभी भी अक्सर उस घटना के बारे में सोचता रहता है। हालांकि उस दिन ली सुन की हंसी बहुत कष्टप्रद थी, लेकिन अंत में इस मामले ने उसे और भी अधिक सहज महसूस कराया। खासकर जब उसने पिछले वाक्य तुम बहुत नकली हो के बगल में तुम आओ, मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ वाक्य जोड़ा, तो उसे लगा जैसे वह अपने दिल की गहराई से जीत की खुशी महसूस कर सकती है। जीने का यही कारण है। लेकिन कुछ दिनों तक खुश और उजला रहने के बाद चू वान ने धीरे धीरे अपना संयम वापस पा लिया और इस मामले पर गंभीरता से सोचने लगी। क्या आप ली शुन की एसोसिएशन में शामिल होना चाहते हैं? जब वह इस मुद्दे पर विचार कर रही थी, तो फेंग शू मियाओ के पिछले शब्द अचानक उसके दिमाग में गूंज उठे। हालांकि एसोसिएशन वर्तमान में 1 दर्जन या उससे अधिक सदस्यों के साथ स्थिर है, कोर ग्रुप में केवल कुछ लोग हैं। ली शुन और गाओ जियान होंग 2 प्रमुख सदस्य हैं। कोर ग्रुप हुआ। झो यून ने लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी टेबल पर अपनी ठुड्डी टिकाई, उसे आगे पीछे हिलाया और एक निर्णय लिया। प्रोफेसर लिन की कक्षा के दिन ली शुन पिछले सत्रों की तरह अभी भी झो यून के बगल में बैठी थी। कमरे में दाखिल होते ही उसने अपने लैपटॉप पर काम करना शुरू कर दिया। सिर्फ कुछ मिनट के लिए ही अपना सिर उठाया जब उसे अपना होमवर्क करना था। उसने चू वैन को फिर से एसोसिएशन में आमंत्रित करने का जिक्र नहीं किया। झो यून भी समझ गया
शीर्ष छात्र ली ने पहले ही खुद को इतना विनम्र बना लिया था कि उसे एक बार व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित कर सके। उसके द्वारा 3 या 4 बार आमंत्रित किए जाने का इंतजार करना साइकैड के खिलने का इंतजार करने से अलग नहीं था। वह मामला। जबकि प्रोफेसर लिन बुनियादी ज्ञान पर व्याख्यान दे रहे थे, झो यून ने धीमी आवाज में कहा। ली शुन अभी भी लैपटॉप स्क्रीन को देख रहा था। उसके हाथ लगातार टाइप कर रहे थे, कर रहे थे। झो यून, उससे पहले का मामला। ली शुन ने नजर घुमाई। चू वान ने पाया कि हर बार जब वह सोचने पर ध्यान केंद्रित करता है तो ली तुआन की अभिव्यक्ति बहुत शांत दिखती है। बोलो। चू वान ने झिझकना बंद कर दिया और सीधे मुद्दे पर आ गया। मैंने इस पर विचार कर लिया है। मैं आपकी एसोसिएशन में शामिल हो जाऊंगा। आपका प्रोजेक्ट काफी कठिन है। मैं भी अपने व्यावहारिक कौशल का थोड़ा अभ्यास करना चाहता हूँ। वास्तव में ली शुन ने केवल वाक्य का पहला भाग सुना और अपने अधूरे काम पर लौट आया, झो यूं के बोलने का इंतजार करते हुए, कहने से पहले, यह दिखाते हुए कि वह समझ गया है। इस भावी बॉस के लिए झो यूं ने धैर्य रखने का फैसला किया। उसने पूछा, एसोसिएशन के संचालन के घंटे हैं? कोई विशिष्ट संचालन समय नहीं है। जब आपके पास समय हो तब आए। ली शुन ने कीबोर्ड पर टाइप किया और शांति से जवाब दिया, मैं हमेशा वहां हूँ। झो यून ने उसे कुछ बार देखा और अंत में कहा, ठीक है। छात्रावास में लौटते हुए झो यून ने फेंग शू मियाओ को देखा और फिर उसे याद आया कि उसने उसे एसोसिएशन में शामिल होने के बारे में नहीं बताया था। जब उसने बोलना समाप्त किया तो फेंग शू मियाओ ने उसे घूर कर देखा। तुम अचानक एसोसिएशन में शामिल क्यों होना चाहती हो? झो यून ने उसे यह नहीं बताया कि ली शुन ने उसे आमंत्रित किया था, केवल इतना बताया कि प्रोफेसर लिन ने उसे बताया था। प्रोफेसर लिन ने मुझे वहां अभ्यास करने के लिए जाने की सलाह दी थी। फेंग शू मियाओ ने ओह की आवाज निकाली और फिर पूछा, तो क्या तुमने ली शुन को बताया कि तुमने मेरे लिए कार्यक्रम लिखा है? नहीं। अंततः चू वैन को समझ में आ गया कि वह किस बात को लेकर चिंतित थी, इसलिए उसने उसे आश्वस्त किया, चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं वहां पहुंचने पर एक और फंक्शन लिखना चुनूंगा। फोंग थू म्यू ने सिर हिलाया। दोपहर में कोई क्लास नहीं थी, इसलिए चू वैन ने लंच खत्म किया और वेब डिजाइन पर 2 किताबें लाईं, जो उसने लाइब्रेरी से एसोसिएशन के कार्यालय में उधार ली थी। ली शुन का एसोसिएशन कार्यालय एक प्रयोगशाला भवन की पहली मंजिल पर स्थित था। हालांकि झो यून जानबूझकर यहाँ से अनगिनत बार गुजरी थी, लेकिन यह पहली बार था जब वह इस जगह में दाखिल हुई थी। ठंडे दालान में उसे कमरा 102 का दरवाजा मिला। उसने तुरंत दरवाजा नहीं खटखटाया, बल्कि बाहर खड़ी होकर चुपके से सुनती रही। अंदर से हल्की सी सरसराहट की आवाज आ रही थी। चू वैन का दिल तेजी से धड़क रहा था, थोड़ा घबराया हुआ था। जैसे ही वह गहरी सांस लेकर अंदर जाने के लिए तैयार हुई, दरवाजा फिर खुल गया। गो मानहंग ने एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में कूड़े का थैला पकड़ रखा था और वह बहुत पसीना बहा रहा था। चू वैन को देखकर वह उछल पड़ा। ओह, तुम यहाँ क्यों हो? चू वैन भी हैरान था। पता चला कि वह भी यहाँ था। क्या ली शुन ने उसके साथ पर्याप्त दुर्व्यवहार नहीं किया है? दोनों पक्षों के एक दूसरे का अभिवादन करने के बाद झो यून झुक गया। वो मेंगक्सिंग को बाहर जाने और कचरा बाहर निकालने के लिए रास्ता दिया, फिर सीधे कमरे में चला गया। एसोसिएशन का कार्यालय एक सामान्य कक्षा जितना बड़ा था, जिसमें कुल 20 कंप्यूटर थे, जो समूहों में व्यवस्थित थे। प्रत्येक समूह में 4 कंप्यूटर एक दूसरे के सामने थे। जब झो यून ने प्रवेश किया, तो कमरे में केवल 5 लोग थे, जिनमें वह भी शामिल थी। अरे नहीं, 6 सही है, क्योंकि गो मानहंग वापस आ गया है। उनमें से एक व्यक्ति खाना खा रहा था,
एक जोड़ा मधुर पल बिता रहा था और एक अन्य कंप्यूटर के सामने काम कर रहा था। बेशक वह व्यक्ति ली शुन नहीं था, ली शुन ही वह था जो अंतरंग होने में व्यस्त था। झो यू दरवाजे पर दंग रह गया। गुड़िया लियू सी को ली शुन से चिपके हुए देख रहा था। वे दोनों एक दूसरे को आइसक्रीम खिला रहे थे, उलझे हुए, अवर्णनीय रूप से खुश। उन्हें एक दूसरे का अभिवादन कैसे करना चाहिए? जब वह सोच रही थी तो कंप्यूटर के सामने बैठे काओ जियानहोंग ने उसे देखा और हाथ उठाकर पुकारा, झो यू। ली शुन ने पलटकर उसे देखा। तुम यहाँ हो? झो यू केवल औपचारिकतावश अपना सिर हिला सकी। ली तुआन ने सहजता से इशारा किया, आप जहाँ चाहें बैठ सकते हैं। चू वैन ने अपना बैग उठाया और कोने में एक सीट पर जाने ही वाला था कि काओ किएनहोंग ने उसे वापस बुलाया, आओ, चू वैन, यहाँ आकर बैठो। उसने अपने बगल वाली सीट की ओर इशारा किया। नहीं, 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 यह बहुत नज़दीक है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। उसके पास अपना बैग ली तुआन दंपत्ति के पास एक टेबल पर रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ngो मान हंग ने सफाई पूरी की, फिर उसके पास आकर बैठ गया और बोला, मैं यहीं बैठूंगा। चू वान ने उसे सिर हिलाकर बताया कि वह समझ गई है। चारों ओर बहुत शांति थी। केवल कभी कभी किसी सहपाठी की कोने में बैठकर अपने तले हुए मांस को चबाने की आवाज सुनाई देती थी। चू वान कुछ देर वहीं बैठा रहा, यह देखकर कि ली तुआन और लियू तुतु ने अभी भी एक दूसरे को आइसक्रीम खिलाना समाप्त नहीं किया है। वह ngो मानहंग की ओर मुड़ा और धीमी आवाज में पूछा, यह कब शुरू होगा? क्या शुरू होगा? कुछ करना। ngो मानहंग ने अपना मुंह चौड़ा किया। फिर थोड़ी देर बाद वह समझ गया और जवाब दिया, यह पहले ही शुरू हो चुका है। यह जगह ऐसी है, जब वह कोई काम नहीं देता तो आप जो चाहे कर सकते हैं। कोई भी कंप्यूटर ऑनलाइन हो सकता है, तो अब आप ऑनलाइन जाकर गेम क्यों नहीं खेलते? यहाँ के कंप्यूटर में बहुत सारे गेम इंस्टॉल हैं। मुझे ऑनलाइन गेम खेलने के लिए यहाँ तक क्यों भागना पड़ता है? चू वैन ने अपना बैग खोला और पढ़ने के लिए अपनी वेब डिज़ाइन की किताब निकाली। वह इतनी तल्लीनता से पढ़ती रही कि जब तक उसने दोबारा ऊपर देखा, 1 घंटा बीत चुका था। कमरे में और भी लोग थे, लेकिन फिर भी शांति थी। उसने अपना सिर घुमाकर देखा। उसे नहीं पता था कि लियू सी कब चली गई। ली जुन एक कुर्सी पर बैठा था, अपने लैपटॉप कीबोर्ड पर टाइप कर रहा था। वह नगो मानहंग की ओर देखने लगी और देखा कि वह गंभीर युवा भाव से कार्यक्रम लिख रहा था। चू वैन ने नजर घुमाई, ऐसा लगा जैसे वह खोज कार्य पूरा कर रही थी। उसने अपने होठों को थोड़ा सा सिकोड़ा। अचानक बहुत अकेलापन महसूस किया, इसलिए उसने अपना सिर नीचे किया और पढ़ना जारी रखा। इस समय वह पूरी किताब को पीसने के लिए दृढ़ थी, इसलिए उसका दिमाग पूरी तरह से ज्ञान के सागर में डूबा हुआ था, जब तक कि किताब के कवर पर एक उंगली ने उसे जगाया। झो यून ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखें उस अधीर चेहरे से मिली। ली जुन ने कहा, अरे, मुझे कुछ काम में मदद करो। आपने आखिरकार मुझे एक काम सौंपा। चू वान ने किताब बंद कर दी और इंतजार करने लगी। ली तुआन ने उसके सामने एक अभ्यास पुस्तिका फेंक दी। चू वान ने अपना सिर नीचे करके देखा, फिर शांति से फिर से ऊपर देखा। तुम क्या कर रहे हो? लियू सी ने ली तुआन के पीछे से अपना सिर बाहर निकाला। चू वान की ओर झूठी मुस्कान बिखेरी। चू वान की आंखें चौड़ी हो गईं। ऐसा लग रहा था कि ली शुन भी लियू सी से इतना परेशान हो रहा था कि वह डर गया था, और उसने झो यून से कहा, थोड़ी मदद करो, बस आराम से करो। लियू सी ने ली शुन के कंधे को थपथपाया। आराम से क्या मतलब है? बकवास मत करो। ली सुन ने भौहें सिकोड़ी और लियू सी की गर्दन पकड़ ली। आउच, आउच, धीरे से बोलो।
तुमने मेरी शर्ट खराब कर दी। ली क्सुन ने उसे झो यूं के पास खींच लिया। तुम यहीं रहो। लियू सीसी ने मुंह बनाया और उदास होकर बैठ गई। ली तुआन ने उस व्यक्ति को चू वैन के पास फेंक दिया और अपनी सीट पर वापस आ गया। केवल लियू तुतुही अपनी ठोड़ी को ऊपर उठाकर उसे देख रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? चू वैन। छोटी बहन, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। पता चला कि वह एक सीनियर थी। कोई बात नहीं। चू यून मुस्कुराई, शांति से अपनी अंग्रेजी अभ्यास पुस्तिका खोली। क्या लिखना है? मुझे एक कला निबंध का अनुवाद करना है। विषय आपका है। क्या आपको यह अभी तक मिल गया है? मुझे मिल गया है, मैं आपको दिखाऊंगी। लियू सीसी ने चू यून के सामने कंप्यूटर का उपयोग करते हुए उत्साहपूर्वक इंटरनेट पर खोज करते हुए बीच में आकर बैठ गई। उसने कीवर्ड डाला, युवा कलाकार तियान शिउझू। खोज स्क्रीन पर अचानक बहुत सारे परिणाम दिखाई दिए। लियू सीसी ने जल्दी से एक वेबसाइट पर क्लिक किया और कहा, यह यहाँ है। झो यून ने उस पर नजर डाली और कहा, यह एक कला थीसिस नहीं है, यह सिर्फ एक संक्षिप्त परिचय है। लियू सीसी, ठीक है, बस करो। ठीक है, यह तुम्हारा काम है। अगर तुम इसे कह सकते हो तो यह ठीक रहेगा। चू वैन ने माउस वापस ले लिया और जल्दी से नीचे स्क्रॉल किया। लेख में इस युवा कलाकार के स्कूल, अनुभव और वर्तमान उपलब्धियों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। वह न केवल सुंदर है, बल्कि सौम्य भी है। चू वान ने नजर घुमाई और देखा कि लियू तुतु स्क्रीन पर घूर रहा था। लेख में एक सुंदर चेहरे और शर्मीली मुस्कान वाले युवक की तस्वीर शामिल थी। चू वैन ने फिर से स्क्रॉल किया और जब उसने उसकी एक कृति देखी तो उसका दिल अचानक धड़कने लगा। यह एक चारकोल ड्राइंग थी, जिसे लैन तुआन कहा जाता था, जिसमें एक बंजर पर्वत श्रृंखला को दर्शाया गया था। ड्राइंग शैली परिपक्व और जंगली दोनों थी। कोई कह सकता है कि यह बांस को चीरने जैसा था, अराजकता और अकेलेपन की भावनाओं को भड़काता था। इसे देखकर चू वान को लगा कि उस पेंटिंग में विद्रोही आभा कमरे में उस तुआन के समान थी। लियू सीसी की बाह पर अचानक किसी और ने धक्का मारा। वह असंतुष्ट भाव से उसे देख रही थी। इसे ऊपर खींचो और तस्वीर को देखो, झो यू ने और कोई टिप्पणी नहीं की। वह रुकी और अनुवाद करने लगी। लेख बहुत छोटा था। 10 मिनट से भी कम समय में उसने अनुवाद पूरा कर लिया, शब्दों को थोड़ा और निखारा, और थोड़ी देर बाद उसने असाइनमेंट वापस लियू सीसी को सौंप दिया। धन्यवाद। लियू सीसी कमरे में घबराहट से घूमती रहीं, जबकि झो यू कागजात का अनुवाद कर रहा था। यह देखकर कि वह समाप्त हो गई थी, उसने खुशी से उसे पीछे से गले लगा लिया। सीनियर, आपके स्तन। लियू सीसी के स्तन बहुत कठोर थे, जैसे कि 2 मशीन गन उसकी पीठ पर तान दी गई हों, जिससे वह आज्ञाकारी रूप से काम करने के लिए मजबूर हो। एक पल में झो यू अचानक उत्सुक हो गया, पलटा और लियू सीसी से पूछा, तियान तुझू और ली जुन के बीच आपको कौन अधिक पसंद है? लियू सीसी ने मुस्कुराते हुए उसे धक्का दिया। ओह माय, तुम इतना मुश्किल सवाल क्यों पूछ रही हो? इतना अजीब, मुश्किल और अजीब सवाल? लियू सीसी ने झो यू को गले लगाया और उसके कान में फुसफुसाया, जो तुम्हें अधिक पसंद है, मुझे वह व्यक्ति अधिक पसंद है। यह कहने के बाद उसने खुशी खुशी अभ्यास पुस्तिका वापस ले ली और लाई तुआन की ओर मुड़ा, जिससे चू वैन अवाक रह गया। शाम ढलते ही चू वैन ने अपना सामान समेटा और जाने के लिए तैयार हो गया। जाने से पहले उसने लाई तुआन को अलविदा कहा। ली शुन व्यस्त था, लेकिन फिर भी उसने कुछ समय निकालकर उसकी तरफ देखा, सहजता से प्रशंसा करते हुए, जैसा कि एक क्लास मॉनिटर से उम्मीद की जाती है। तुमने अपना होमवर्क बहुत जल्दी पूरा कर लिया। झो यून को लगा कि जाने से पहले उसे यह स्पष्ट कर देना चाहिए
मैं दूसरों के होमवर्क में मदद करने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। लियू सीसी ने यह सुना और अपना सिर झुकाकर उसकी तरफ देखा। ली शुन अभी भी अपने काम में व्यस्त था। बस थोड़ी मदद कर रहा हूँ। उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चली गईं। चू वान यह जानने के लिए उत्सुक था कि वह क्या कर रहा था, कौन सा कार्यक्रम लिख रहा था और उसके पास क्या विचार थे, लेकिन वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी। लियू सीसी ने अपना होमवर्क पूरा किया और ली शुन से चिपकी रही, आज्ञाकारी ढंग से एक गुड़िया की तरह काम करती रही। झो यून को अपने फेफड़ों में गर्मी बढ़ती हुई महसूस हुई। वह इसे नियंत्रित करने में असमर्थ थी और इसे जाने देने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ देर खड़ी रहने के बाद वह आखिरकार बोल पड़ी और ली तुआन को उसके काम से दूर खींच लिया। अरे, उसने सीधे उसका नाम नहीं पुकारा, लेकिन ली तुआन ने फिर भी अपना सिर उठाया। चू वान ने हर शब्द उसे याद दिलाते हुए कहा, यह मत भूलो कि तुमने मुझे यहाँ आमंत्रित किया था। खंड 1 अध्याय 9। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, कमरे में मौजूद 4 या 5 लोगों ने अपना काम रोक दिया और उसकी ओर देखने लगे। काओ जियान होंग का चेहरा हंसी से भरा हुआ था। लियू सीसी ने मुंह बनाया। हर कोई चुपचाप कहानी सुन रहा था। लीक सुन अभी भी च्यूइंग गम चबा रहा था। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं दिख रही थी। चू वान ने चुपके से अपनी पीठ सीधी कर ली। क्या आप भूल गए कि आप ही थे जिन्होंने मुझे इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था? बस दिखावा करते हुए खड़े मत रहो। एक पल की नज़र से नज़र मिलाने के बाद ली जुन ने अपना लैपटॉप बंद किया और कहा, ठीक है क्या? ली जुन ने एक गहरी सांस ली और खड़ा हो गया। एक हाथ अपने कूल्हे पर रखा और सबकी तरफ देखने लगा। जैसे ही झो यून ने उसके हाव भाव देखे, उसे सहज ही आभास हो गया कि कुछ बुरा होने वाला है। आखिर वो क्या था? वह क्या करने जा रहा है? ली तुआन ने मेज पर दस्तक दी। चलो, सब लोग रुक जाओ। चू वान को अचानक घबराहट महसूस हुई। ली तुआन ने अपना हाथ उठाया और उदासीनता से परिचय कराया। उसने चू वैन की ओर इशारा किया। वह राजकुमारी है जिसे हमने आमंत्रित किया था। चू वैन अवाक रह गया। काओ जियान हांग हंसे। लियू सीसी ने भी अपना मुंह ढक लिया। अन्य छात्र दंग रह गए, लेकिन अंततः उन्होंने भी जवाब में ताली बजाई। सौभाग्य से झो यू को कई वर्षों तक प्रशिक्षित किया गया था, इसलिए वह इस स्थिति में भी माउंट ताई की तरह शांत और स्थिर रह सकता था। ली शुन ने अपनी घड़ी देखी। मैं आपको बाद में आमंत्रित करूंगा। हम राजकुमारी का मनोरंजन करने के लिए एक भोज करेंगे। जो कोई भी साथ आना चाहता है वह ठीक है। झो यू ने अपने गुस्से और बालों के उस गुच्छे को फोड़ने की इच्छा को दबाने की कोशिश की और ली शुन से कहा, धन्यवाद, कोई जरूरत नहीं है। ली शुन ने उसकी ओर देखा। मत करो, तुम्हें वैसे भी आमंत्रित किया गया था। किसी को भी गलत महसूस कराना ठीक है, लेकिन तुम महारानी राजकुमारी को गलत महसूस नहीं करा सकती। अपने पिछले जन्म में मैंने तुम्हारे पूरे परिवार को मार डाला था, इसलिए इस जन्म में मुझे इस तरह का प्रतिशोध भुगतना पड़ रहा है। हो? इस समय लियू सीसी ने खुशी से ली शुन को गले लगाया। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ली तुआन ने स्कूल के पास केटीवी बार का नाम बताया। लियू सीसी जल्दी से कमरा बुक करने के लिए फोन करने चली गई। कुछ और कहना बेकार था, इसलिए झोयू के पास बैठकर इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि सभी अपना काम पूरा कर लें और फिर उसके लिए रिसेप्शन आयोजित करें। 7 बजे के बाद 6 लोगों का समूह चल पड़ा। चू वैन को यह नहीं पता था कि स्कूल के बाहर लगा के टीवी इतना जीवंत था। शुक्रवार की रात को सभी कमरे बुक हो गए थे। सौभाग्य से लियू सीसी मैनेजर से परिचित थी, इसलिए उसे यहाँ कमरा मिल गया। यह केटीवी काफी आकर्षक था,
लेकिन साउंड प्रूफिंग बहुत खराब थी। चू वान अगले कमरे से बत्तख की तरह गाने की आवाज सुनकर दंग रह गया। एक गाना चुनने के बाद लियू तुतु ने तुरंत माइक्रोफोन उठाया और गाने के लिए मंच पर चढ़ गया। जैसा कि एक कला प्रमुख से उम्मीद की जाती है, उसने बहुत अच्छा गाया और संगीत पर झूम भी गई। एक तीसरे दर्जे के स्टार की तरह पेशेवर दिख रही थी। हालांकि यह पार्टी झो यून का स्वागत करने के लिए थी, लेकिन बियर का पूरा केस खत्म होने के बाद भी उसे ऐसा नहीं लगा कि वह दिन की मुख्य पात्र है। इसलिए वह शोर के बीच लियू सी की आवाज को पहचानने की कोशिश करके खुद का मनोरंजन करने लगी। जब वह अभी भी विचलित थी, तो उसने अचानक एक लंबे व्यक्ति को बियर की 2 बोतलें लेकर अपनी ओर आते देखा। यह कोना थोड़ा तंग था। ली तुआन बस बैठ गया और चू वैन की शर्ट के कोने पर बैठ गया। उसने उसे बियर की एक बोतल दी। चू वान ने अपना सिर हिलाया। मैं बियर नहीं पीता। ली तुआन ने उसे मजबूर नहीं किया। उसने बियर की एक बोतल मेज पर रखी, दूसरी बोतल उठाई और खुद भी पी ली। चू वान ने चुपके से ली तुआन की तरफ देखा। हालांकि यह जगह बहुत शोरगुल वाली थी, लेकिन माहौल आम तौर पर बहुत आरामदायक था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि इस समय ली तुआन ने भी थोड़ी ज्यादा शराब पी ली थी। वह बहुत आराम से दिख रहा था। उसे लगा कि यह ली जुन से एसोसिएशन में साथ रहने के भविष्य के बारे में बात करने का एक अच्छा अवसर था। उस बारे में ली जुन आस-पास बहुत शोर था, इसलिए ली जुन सुन नहीं सका। झो यूं एक पल के लिए झिझका, फिर उसके कान के पास झुककर जोर से चिल्लाया, ली शुन। ली शुन को अचानक सीधे उसके कान में चिल्लाया गया। वह इतना चौंक गया कि उसने अपनी बियर को गले में डाल लिया और जोर से चिल्लाया, क्या तुम मरना चाहते हो? झो यूं ने उसके माफी मांगने तक इंतजार करने और पहले उसके महत्वपूर्ण मामलों के बारे में बात करने का फैसला किया। अगली बार उसके लिए अपना होमवर्क खुद करना। ली शुन ने उसकी ओर देखा। झो यूं ने जारी रखा, अपनी प्रेमिका के लिए होमवर्क करना एक स्वाभाविक बात है। ली शुन मुस्कुराई और कुछ कहा, लेकिन झो यूं इसे स्पष्ट रूप से नहीं सुन सका। तुमने क्या कहा? ली शुन ने इसे फिर से कहा, लेकिन झो यूं अभी भी इसे नहीं सुन सका। थोड़ा जोर से बोलो। ली तुआन की छाती से हल्की गंध आ रही है। पूछने की कोशिश करें कि क्या यह अजीब है या नहीं। वह धूम्रपान करता है, बियर पीता है, अपने बालों को रंगता है और बहुत ही आरामदेह जीवन शैली अपनाता है, लेकिन उसकी खुशबू हमेशा शुद्ध होती है। बॉस लाई की घमंडी आवाज सीधे उसके कानों में गूंजी, मेरी बात सुनना स्वाभाविक बात है। क्या आपको लगता है कि आप भगवान हैं? चू वैन चुपचाप सीधी खड़ी हो गई, लेकिन जैसे ही वह बैठने वाली थी, उसने गलती से अपना हाथ लाई तुआन की जांघ पर रख दिया। ओह! चू वैन की आंखें चौड़ी हो गईं। ली तुआन अभी भी सोफे पर शांति से बैठा हुआ उसे देख रहा था। उसका हिलने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। कमरे में रंगीन लाइटें टिमटिमा रही थी और घूम रही थी, जिससे उसके सुनहरे बाल चमक रहे थे, जिससे बाल बेहद चमकीले और आकर्षक लग रहे थे। चू वान ने उसे घूरते हुए सोचा कि अगर कोई असामाजिक पुलिस दल आकर यह दृश्य देखेगा, तो शायद उन्हें उससे पूछताछ करने की जरूरत नहीं होगी और वे उसे गिरफ्तार कर लेंगे। लाई तुआन, तुम क्या देख रहे हो? उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन इस समय चू वान उसके होठों को देखकर ही अनुमान लगा सकता था कि वह क्या कह रहा है। उसने अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज अचानक नरम हो गई। कुछ नहीं। ली जुन करीब झुका। उसकी लंबी, एक पलक वाली आंखें उसके चेहरे के भाव को बहुत तीखा बना रही थी। लड़कों को थोड़ा और सीधा होना पसंद है। ली जुन ने अपना सिर घुमाया। कमरे में मौजूद अन्य लोगों से मजाक में कहा, अरे, मैं आप लोगों से पूछता हूँ।
क्या लड़कियों का थोड़ा और बेवकूफ होना अच्छा है? सभी ने पहले ही काफी शराब पी ली थी। ली जुन का सवाल सुनकर गांव जियानहोंग सबसे पहले सुस्ती से अपना हाथ उठाने वाला था। यह सही है। बाकी लोगों ने भी जल्दी से अपनी सहमति व्यक्त की। अंत में लियू सीसी ने भी अपना हाथ उठाया और खुशी से माइक्रोफोन में चिल्लाया, यह सही है। बेवकूफ लड़कियां सबसे अच्छी होती हैं। अरे मूर्ख, ये लोग पागल हैं। चू वैन अब और नहीं रुक सकती थी, इसलिए वह खड़ी हुई और अलविदा कहा, मैं पहले जाऊंगी। सभी लोग मौज मस्ती करें। उसे फिर से सोचना पड़ा कि उसे एसोसिएशन में रहना चाहिए या नहीं। चू वान ने अपना कोट पहनना समाप्त कर लिया तो उसने ली शुन की उदासीन आवाज सुनी, तुम फिर से बकवास सोचने लगे हो। नहीं, मेरे विचार पूरी तरह से उचित हैं। ली शुन ने इशारा किया। झो यून ने 10 सेकंड तक भयंकर संघर्ष किया, फिर उसे एक आखिरी बार सहने और उसके पास आने का फैसला किया। ली जुन की सुस्त आवाज गूंजी, जब तुम वापस आओ तो अपना मेलबॉक्स चेक करो। क्या? ली जुन ने बोलना समाप्त किया और झो यून को अनदेखा कर दिया। गांव जियानहोंग के साथ पासा खेलने के लिए मुड़ गया। झो यून एक अचंभे में छात्रावास में लौट आया, कंप्यूटर चालू किया और अपने ईमेल में लॉग इन किया। एक नया पत्र था, विषय पंक्ति थी, प्रिय राजकुमारी। झो यून की नसें उखड़ गई थीं। उसने पत्र खोलते ही अपने दांत पीस लिए, फिर चौंक गया। पत्र की विषय वस्तु उसके लिए बहुत परिचित थी। यह संबंधित उत्पादों की अनुशंसा वाला कार्य था जो उसने फोंग थू म्यू की मदद के लिए लिखा था। लेकिन विशेष रूप से यह उनके द्वारा मूल रूप से लिखे गए लेख जैसा नहीं है। यह एक संशोधित संस्करण है। ली तुआन की ठंडी और अप्रत्याशित छवि की तुलना में उनके आदेश अत्यधिक अनुकूलित और समझने में बेहद आसान है। प्रत्येक संशोधन के लिए उन्होंने नोट्स और विस्तृत व्याख्याएं जोड़ी, बिल्कुल किसी पाठ्यपुस्तक की तरह। चू वैन ने केवल कुछ जगहों पर परामर्श किया और फिर दस्तावेजों को देखने के लिए मुड़ गया। बाकी काम आसानी से खुद ही पूरा कर लिया। सब कुछ सिर्फ आधे घंटे में पूरा कर लिया। उसकी प्रोग्रामिंग को देखना सीधे उससे बात करने जैसा था। बस अपनी आंखें बंद कर लीजिए और आपके सारे इरादे, विचार और यहाँ तक कि वह जिद्दी, घृणित चेहरा भी स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। ली शुन के आदेश जटिल नहीं थे, उनके व्यक्तित्व की तरह हमेशा सीधे और स्पष्ट, कुछ भी छिपाने की जहमत नहीं उठाते, बस उसे दिखाते रहते। झो यून ने एक कप कॉफी डाली, यह देखते हुए कि पत्र भेजने का समय आज रात 7 बजे था। 7 बजे, क्या यह उनके कार्यालय से निकलने से ठीक पहले का समय नहीं था? तो आपने पूरी दोपहर उसकी प्रोग्रामिंग सुधारने में बिता दी? ग्लत। उसे कैसे पता चला कि उसने यह फंक्शन लिखा है? लेकिन उसे कब पता चला? संदेह से भरे पेट के साथ चू वान ने ली तुआन की फीकी मुस्कान को याद किया और जिस तरह से वह कुर्सी पर बैठकर कीबोर्ड पर टाइप कर रहा था। अंततः वह अपना सिर झुकाकर मेज पर लेट गई। संक्षेप में, मुझे एसोसिएशन से अलग होने का मामला फिलहाल टालना पड़ा। अगला दिन शनिवार था। चू वान बहुत जल्दी उठ गया, जल्दी से नाश्ता किया और फिर एसोसिएशन के कार्यालय चला गया। अभी भी काफी सुबह थी। उसने सोचा कि वह ऑफिस में सबसे पहले पहुंचेगी, लेकिन जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि ली टुआन एक साथ जुड़ी हुई 2 कुर्सियों पर सो रही थी। पूरे कमरे में बियर की गंध फैल गई। चू वान ने ताज़ी हवा के लिए खिड़की खोली। जब वह पलटा तो उसने देखा कि ली तुआन की शर्ट सोने की वजह से झुर्रीदार हो गई थी, जिससे उसकी कमर दिख रही थी। उसका एक हाथ उसकी आंखों पर रखा हुआ था, दूसरा उसके पेट पर। दोनों कुर्सियां बहुत स्थिर नहीं थी, इसलिए उसकी नींद की स्थिति अस्थिर लग रही थी। और वह पेट
खिड़की खोलकर हवा को सीधे पेट में जाने देता है। क्या इससे दस्त हो जाएगा? चू वैन ने चुपके से बाहर देखा। शनिवार की सुबह स्कूल प्रांगण में एकदम शांति थी। हर कोई ली तुआन की तरह गहरी नींद में सो रहा था। वह दबे पांव उसके पास आई, दोनों हाथों से उसकी कमीज का किनारा पकड़ा, उसे नीचे खींचने का इरादा किया। क्या इस समय कुछ गलत हो सकता है? फिल्मों में जब भी यह दृश्य आता है, कुछ न कुछ होता है। चू वैन ने नरमी से पेश आने की कोशिश की, धीरे से अपनी शर्ट का हेम नीचे खींचा। खींचने के आधे रास्ते में लितुआन हिल गया। शायद कपड़ा उसके हाथ से रगड़ गया था, जिससे उसे खुजली महसूस हो रही थी। इसलिए उसने अपने दूसरे हाथ से नीचे पहुंचकर उसे धीरे से खरोंचा। थोड़ी देर बाद वह जाग गया। चू वान ने जल्दी से दोनों हाथ वापस खींच लिए, शांति से लितुआन को देखा और अचानक अपने दिल में आह भरी। मैंने तुमसे कहा था कि जब इस तरह की साजिश की बात आती है तो निश्चित रूप से समस्याएं होंगी। हालांकि यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस समय लितुआन स्पष्ट रूप से अभी भी अचंभित है। उसका चेहरा इस तरह से झुका हुआ है जैसे कि उसे कब्ज हो गया हो। वह उठकर बैठ गया, उसके बाल सुपर सयान की तरह खड़े हो गए, उसकी भौहें इतनी सिकुड़ी हुई थी कि वे एक मक्खी को कुचल सकती थी। हालांकि वह अभी भी नींद में था, लेकिन जागने के बाद सबसे पहले उसने अपना लैपटॉप खोला और पावर बटन दबाया। क्या इस तरह अपनी जान जोखिम में डालना जरूरी था? क्या उसे अचानक मौत का डर नहीं है? ली शुन के चेहरे पर वाकई बहुत बुरा भाव था। झो यून ने इस ततैया के छत्ते को न छेड़ने का फैसला किया, पलटा और अपनी सीट पर वापस आ गया। ली शुन ने अपने चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। नींद की कमी और नशे की वजह से उसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई थी। चाहे वह उन्हें कितना भी रगड़े, वह जाग नहीं सकता था। वह लड़खड़ाते हुए बाथरूम में गया और ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया। जब वह वापस लौटा तो उसका रूप पहले जैसा भयानक नहीं था। उसने अपना चेहरा पोंछने के लिए अपनी शर्ट का हेम ऊपर उठाया, लेकिन वह उसे पूरी तरह से नहीं पोंछ पाया। उसका चेहरा और शर्ट दोनों गीले थे। अपनी सीट पर वापस आकर ली शुन नीचे झुका और धीरे से बोला, लाइटर। झो यून ने ली शुन को सिगरेट जलाने के लिए टेबल पर रखा लाइटर फेंका। मुझे एक चुटकुला सुनाओ। उसकी आवाज अजीब तरह से कर्कश थी। लेकिन मजाक कर रहे हो? झो यून ने पलटकर देखा कि ली शुन धूम्रपान कर रहा था और अपनी कनपटियां रगड़ रहा था। मुझे कुछ शराब पीने दो। सुबह सुबह स्कूल का मैदान अभी भी सुनसान था। सूरज अभी तक ऊंचा नहीं निकला था, इसलिए कमरा थोड़ा अंधेरा था। कमरे में हवा हल्की लग रही थी। झो यून ने एक पल सोचा और कहा, प्रयोगशाला भवन में धूम्रपान की अनुमति नहीं है। ली शुन ने अपनी नज़र अपनी पतली उंगलियों से हटा ली। चू वैन ने पाया कि थकान के कारण उसकी आंखें अस्थायी रूप से दोहरी पलकों में बदल गई थी। मोनोलिड लोग वास्तव में एक जादुई प्रजाति हैं। उसके मुंह का कोना सिकुड़ गया। यह वास्तव में एक मजाक है। खंड 1 अध्याय 10। एक चुटकुला सुनाने से बॉस लाई खुश हो गए, इसलिए आज चू वैन आधिकारिक परियोजना को देखने के लिए बेहद भाग्यशाली था। लंबी सूची पाकर चू वान ने तुरंत उसे देखा। ली तुआन मेज के किनारे पर झुक गया। मेरे यहाँ काम करने से आपको 2 स्तरों पर अतिरिक्त श्रेय मिल सकता है। सामान्य परियोजना 0.2 है, विशेष परियोजना 0.4 है। चू वान ने अपना सिर उठाया। क्या मतलब है विशेष? वह जो पैसा कमाता है। बॉस लाई बहुत करीब खड़े थे। उनका चेहरा साफ देखने के लिए उन्हें अपना सिर पीछे झुकाना पड़ा। सारी रात उल्लू की तरह जागने के बावजूद आपकी त्वचा इतनी चिकनी कैसे है?
ली तुआन अभी भी भौहें सिकोड़े हुए था और धूम्रपान कर रहा था। इतना थका हुआ लग रहा था कि वह अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। चू वान ने पूछना जारी रखा, तो एसोसिएशन द्वारा अर्जित धन पूरे समूह में विभाजित किया जाएगा, है ना? तुम सपने देखते रहो। वह नशे में था, इसलिए उसकी आवाज भारी हो गई थी। वह उसे देखने के लिए थोड़ा झुका। उसकी गीली कमीज के नीचे उसकी पसलियों पर कुछ हल्की सिलवटें थी। क्या आप स्कूल के व्यवसायों के साथ सहयोग केंद्र के बारे में जानते हैं? कमरा सुबह के समय किसी पार्क की तरह शांत था। सूरज की रोशनी अभी तक नहीं आई थी। चू वैन को यह अजीब लगा कि वे दोनों स्वाभाविक रूप से पुराने दोस्तों की तरह बातचीत कर सकते थे और एक साथ समय बिता सकते थे। जानना, चू वान ने कहा, प्रत्येक विश्वविद्यालय का बाहरी व्यवसायों के साथ संबंध और सहयोग होता है। खैर, अंत में इन सभी नौकरियों में पैसा कमाने का अवसर होता है, लेकिन अधिकांश समय इससे बहुत अधिक कमाई नहीं होती है, और जब यह स्कूल तक पहुंचता है तो बहुत अधिक पैसा नहीं बचता है, और प्रबंधन शुल्क और रेफरल शुल्क के लिए थोड़ा सा अलग रखना पड़ता है। तो क्या एसोसिएशन को अपनी कमाई का सारा पैसा स्कूल को देना होगा? नहीं, इसे साझा किया जा सकता है। कितना? ली तुआन ने कोई जवाब नहीं दिया। सिगरेट की राख को सफेद कागज के टुकड़े पर फेंका। क्या हुआ? क्या तुम भी पैसा कमाना चाहते हो? मैं यहाँ बस थोड़े से पैसों के लिए आया हूँ। चू वान ने विनम्रता से कहा, नहीं, नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। ली तुआन मेज के किनारे पर बैठ गया। उसके लंबे पैर जमीन को छू रहे थे। आलस से कह रहा था, हम फिर से शुरू करते हैं। बस दिखावा करो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस कह दो। चू वैन पहले से ही गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन जब ली तुआन ने उस पर एक वाक्य से हमला किया, तो उसने बिना सोचे समझे उसे बोल दिया, सिर्फ पैसे का जिक्र करने से आप रक्षात्मक हो जाते हैं। आपका व्यक्तित्व वास्तव में आपके बालों के रंग की तरह ही अश्लील है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दोनों ही आश्चर्यचकित हो गए। ली तुआन अवाक रह गई। फिर से कहो। मिस चू, आपने अभी क्या कहा? कृपया इसे फिर से दोहराएं। एक गलत कदम, जीवन भर पछताना। कोई आओ उसे बचाओ। यह बस एक गलतफहमी है, चू वैन ने बहुत धीमी आवाज में कहा। मैं बाथरूम जा रहा हूँ। लाई तुआन ने आगे बढ़कर चू वैन का कॉलर पीछे से पकड़ा और उसे पीछे खींच लिया। चू वान लगभग मर गया। कहाँ जाए? ली तुआन की आवाज उसके पीछे से गूंजी। चू वान को लगा कि ऐसे समय में पुरुष वास्तव में बहुत मजबूत होते हैं, जबकि महिलाएं बहुत नाजुक होती हैं। उसका मतलब शारीरिक रूप से था। चू वैन मुक्त नहीं हो सकी। ली तुआन के बड़े हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली, उसे पीछे मुड़ने पर मजबूर कर दिया। अब उसकी आंखें फिर से एकल पलकों पर आ गई थी। हे भगवान, वह एक सुपरहीरो है। मैं कैसे हूँ? मेरे बालों का रंग क्या है? चू वान ने इनकार किया। बहुत अच्छा, सब कुछ ठीक है। मैं अभी बकवास कर रहा था। गलतफहमी, बस गलतफहमी। दालान से आवाज आई। झोयू चौंक गया और धीमी आवाज में बोला, कोई आ रहा है। अब मुझे जाने दो। ली तुआन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या मैं देखे जाने से डरता हूँ या तुम देखे जाने से डरते हो? उसके हाथ चट्टान की तरह स्थिर थे। वह इत्मीनान से चल रहा था, बाहर के शोर पर ध्यान नहीं दे रहा था जो करीब आता जा रहा था। दरवाजा खुलने से ठीक पहले चू वैन ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया, सीधे अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और प्रोजेक्ट के विवरण को देखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। गो माना हंग अंदर आया। चू वैन और ली तुआन को देखा, उनका अभिवादन करने के लिए हाथ उठाया, फिर बहुत होशपूर्वक झाड़ू उठाया और सफाई करने चला गया। ली तुआन अभी भी उसके बगल में बैठा था, जम्हाई ले रहा था और फिर चू वैन से कहा, अब और मत चुनो,
बाद में अपना सामान यहाँ ले आओ और बैठो, तुम मेरे साथ प्रोजेक्ट पर काम करोगे। झो यू ने वह कहा और अपने हाथ में प्रोजेक्ट विवरण बंद कर दिया। कुछ और लोग अंदर आए और गांव जियानहोंग का चेहरा भी थकान से भर गया। वह बैठने और थोड़ी देर आराम करने वाला था जब ली शुन ने उसके कंधे को थपथपाया और उसे खड़े होने के लिए कहा। झो यू को बैठक में बुलाया। अंत में झो यू को ली शुन का लैपटॉप चित्र देखने को मिला। डेस्कटॉप इंटरफेस बहुत साफ है, गेम तो दूर की बात है, यहाँ तो बुनियादी सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन भी नहीं है। चू वैन को संदेह था कि उसका कंप्यूटर कंपाइलर और प्लग इन से भरा होना चाहिए। एक प्लग इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एक प्लग इन ऐड ऑन या ऐड ऑन सहायक सॉफ्टवेयर का एक सेट है जो एक बड़े एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में विशिष्ट सुविधाएं जोड़ता है। यदि समर्थित हो तो प्लग इन किसी अनुप्रयोग की कार्यक्षमता को अनुकूलित करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, प्लग इन का उपयोग आमतौर पर वेब ब्राउज़र में वीडियो चलाने, वायरस स्कैन करने और नई फाइल प्रकार प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। प्लग इन के दो व्यापक रूप से ज्ञात उदाहरणों में एडोब फ्लैश प्लेयर और क्विकटाइम शामिल हैं। ऐड ऑन को अक्सर स्नैप इन, प्लग इन, एक्सटेंशन और थीम के लिए एक सामान्य शब्द माना जाता है। चू वान ने उस लैम क्वान कंपनी के प्रोजेक्ट विवरण पढ़े। ली तुआन ने उसे वर्तमान प्रगति दिखाई। आप दोनों मिलकर मोटे तौर पर कार्यों की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। इसमें बहुत अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है। पहले विचार को परिभाषित करें और जब कंपनी सप्ताह के अंत में निर्णय ले तब अधिक विवरण दे। चू वान ने ली तुआन की ओर देखा। उन्होंने अभी भी फैसला नहीं किया है। गांव जियानहोंग, अभी नहीं, लेकिन मैंने इस बार हमारे सबसे मजबूत प्रतियोगी पर शोध कर लिया है। उसका स्तर औसत है। हम निश्चित रूप से यह परियोजना प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए लाई तुआन को धक्का दिया। प्रोग्रामिंग टीम लीडर, यह सब आप पर निर्भर करता है। चू वान ने देखा। शीर्ष छात्र ली शांति से मुस्कुराया। जैसे ही वह अपनी सीट पर वापस लौटी, उसे अचानक एक समस्या का ख्याल आया। क्या अब वह कोर ग्रुप की सदस्य बन गई है? अगले कुछ दिनों में लाई तुआन ने सिस्टम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि चू वैन और काओ किएन हांग ने वेबसाइट की बुनियादी संरचना को डिजाइन करना शुरू कर दिया। झो यू की मेज पर किताबों का ढेर बढ़ता ही जा रहा था और वह देर से सोता था, लेकिन उसका उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। बुधवार हो चुका था। ली शुन ने तीनों को स्कूल से एक दिन की छुट्टी लेने की अनुमति मांगी और झो यू और गाओ जियानहोंग को लाम क्वान कंपनी में ले गया। लाम क्वान फूड एंटरप्राइज उपनगरों में स्थित था। जाने से पहले चू वैन ने सावधानीपूर्वक परेशानी वाले सार्वजनिक परिवहन मार्ग की खोज की। अगले दिन यंग मास्टर ली ने सड़क के किनारे एक टैक्सी बुलाई और 500 युआन में पूरे दिन के लिए कार बुक कर ली। वे सुबह 7 बजे निकल पड़े। हाईवे पर 2 बार चक्कर लगाने के बाद वे एक छोटी सड़क पर मुड़ गए। यह सड़क निर्माणाधीन है। वे 1 घंटे से अधिक समय तक समुद्र में हिलती नाव पर बैठे रहने के समान है। चू वैन को डर था कि वह सारा दिन व्यस्त रहेगा, इसलिए जाने से पहले उसने पेट भरने के लिए 2 पकौड़े खा लिए। नतीजतन कार की सवारी के बीच में ही उसे उल्टी हो गई। सौभाग्य से ड्राइवर ने समय रहते गाड़ी रोक दी, नहीं तो वह पूरी गाड़ी में उल्टी कर देती। काओ जियानहोंग झो यू के बगल में चिंतित होकर बैठा था। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें इतनी बुरी तरह उल्टी क्यों हुई? चू वैन का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, यह ठीक है। ली तुआन दूर खड़ा होकर अपनी दोनों बाहें पार करके यह मजा देख रहा था। यह बहुत तनावपूर्ण है। चू वैन ने इतनी उल्टी की कि उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने अपना सिर उठाया और उसे घूर कर देखा। लाई तुआन, अपनी शक्ल तो देखो, काओ किएन हांग ने कहा। क्या आप थोड़ा कम व्यंग्यात्मक हो सकते हैं?
क्या तुम नहीं देख सकते कि वह इस तरह उल्टी कर रही है? चू वैन ने हांफते हुए कहा। सौभाग्य से उसने पहले ही सब कुछ उल्टी कर दिया था, अन्यथा वह वास्तव में उसके चेहरे पर फिर से उल्टी करना चाहती थी। ली तुआन ने पानी की एक बोतल सौंपी। जल्दी करो और उल्टी करो ताकि हम आगे बढ़ सकें। कार में वापस आकर चू वैन को पेट में बहुत आराम महसूस हुआ। उसने ऊपर देखा और देखा कि ली तुआन ड्राइवर के बगल में बैठा हुआ जम्हाई ले रहा था। उसने गहरी सांस ली, खुद से सोच रही थी कि शायद इस बार वह सही था। वह वास्तव में थोड़ी घबराई हुई थी। लगभग 8:30 बजे वे आखिरकार पहुंच गए। वे कार से बाहर निकले। चारों ओर का दृश्य बिल्कुल साफ था। पूरी बड़ी फैक्ट्री में 3 क्षेत्र थे। पहला क्षेत्र एक ऊंची इमारत थी, जो किसी कार्यालय जैसा लग रहा था। हालांकि फैक्ट्री बड़ी थी, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि इसमें काम करने का तरीका बहुत पेशेवर है। कर्मचारी धीरे धीरे चल रहे थे, जैसे कि वे शहर में घूम रहे हों। कार से उतरने के बाद ली शुन ने एक फोन कॉल किया। एक पल बाद एक कर्मचारी दौड़कर आया और उन तीनों को देखा। सब लोग यहाँ हैं। तुम दोनों इतने धीमे क्यों हो? काओ किएनहांग ने तुरंत कहा। क्षमा करें, सड़क निर्माणाधीन है। कर्मचारी, सभी लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जल्दी आओ। वह तीनों लोगों को सबसे अंदर वाली इमारत में ले गया। इमारत अंदर से खाली थी और जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें थोड़ी ठंड महसूस हुई। दालान के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर जब मैंने चारों ओर देखा तो मुझे केवल धूप में उड़ती धूल ही दिखाई दी। इसे फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। तीसरी मंजिल तक पहुंचने पर अंततः कुछ मानवीय उपस्थिति नजर आई। सीढ़ियों के दोनों ओर फूलों के गमले रखे हैं, जो सभी मुरझाए हुए पैसों के पेड़ हैं। वे पीछे के दरवाजे से बैठक कक्ष में हल्के से घुसे और देखा कि अंदर कोई खड़ा होकर कुछ प्रस्तुत कर रहा है। कॉन्फ्रेंस रूम में 20 या उससे ज्यादा लोग थे। आगे की पंक्ति में चमड़े के जूते पहने 4 लोग थे। वे लैम क्वान के बॉस और वरिष्ठ इंजीनियर थे। पीछे खड़े लोग दूसरी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनियों के कर्मचारी थे। कर्मचारी उन्हें अंदर ले गया और फिर चला गया। चू वैन ने बैठने के लिए एक जगह ढूंढी और ऊपर वाले व्यक्ति की बात सुनने लगा। अपनी शुरुआती चिंता को शांत करने के बाद उसे धीरे धीरे समस्या का पता चला। पोडियम पर मौजूद व्यक्ति यूआई इंटरफेस 2 को बहुत ही शानदार तरीके से पेश कर रहा था। फंक्शन के सभी फायदों का विश्लेषण करने के साथ साथ एक अच्छा भविष्य का विजन भी बना रहा था। 2 यूआई इंटरफेस या यूजर इंटरफेस कंप्यूटर उद्योग में एक शब्द है। यह केवल सरल कमांड लाइनों के बजाय छवियों और पाठ का उपयोग करके कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ संवाद करने का एक तरीका है। लेकिन लोगों को जो चाहिए वह है सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग प्रोग्रामिंग। शुरू से अंत तक वह पीपीटी छवियों के साथ क्यों प्रस्तुत करता है? सभी दस्तावेज इंटरनेट से डाउनलोड किए गए थे। फंक्शन अन्य वेबसाइटों के समान थे और भविष्य की दृष्टि विशिष्ट नहीं थी। झो यून ने इस भाई को देखा जो उत्साह से बोल रहा था और हर जगह थूक रहा था। अंत में उसे लगा कि उसे सबसे बुनियादी विचार भी नहीं है, फिर भी उसने आगे आकर इतनी वाक्पटुता से बोलने की हिम्मत की। अचानक उसके कान से एक गर्म सांस आई। झो यून ने पलटकर देखा कि उसके दाईं ओर बैठा सुनहरा फर वाला जानवर अब अपनी बाहें मोड़कर उसकी ओर झुक रहा था। उसने अपनी आवाज कम की। तुम क्या कर रहे हो? इतनी नजदीकी से चू वान ने पाया कि ली तुआन की आंखें बिल्कुल मोनोलिड नहीं थी। पलकों की पूंछ में थोड़ी अलग रेखा थी, बहुत सुंदर और पतली। जब वह शांत मूड में होती है तो वह निगल की पूंछ की तरह कोमल होती है, लेकिन जब वह उग्र हो जाती है तो वह खुली कैंची की तरह होती है। उसने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, क्या तुम अभी भी घबराई हुई हो?
ऐसा लगता है कि यह चला गया। चू वान ने जितना ज्यादा प्रेजेंटेशन सुना, उसे उतनी ही राहत महसूस हुई, क्योंकि उसने पहले ही ली तुआन के कार्यक्रम का अवलोकन देख लिया था। आखिरकार उनकी बारी आई। विदाई भाषण देने वाले ली ने अपने बैग से लैपटॉप निकाला, खड़े हुए और हल्के फुल्के और तेजी से चलने लगे। चू वान के पास उसे शुभकामनाएं कहने का समय नहीं था। वह प्रस्तुति देने के लिए मंच पर खड़े हुए। उनकी आवाज मध्यम थी, एक सहज भाव लिए हुए, जिससे नीचे बैठे श्रोताओं को बहुत सहजता महसूस हुई। चू वान कुछ देर तक सुनता रहा और धीरे धीरे भूल गया कि वह क्या कह रहा था, बस उसे गौर से देखता रहा। कितनी रातों से वह सोया नहीं है। कई बार जब झो यून एसोसिएशन के दफ्तर से बाहर निकलता था, तो वह ली जुन को अभी भी वहां देखता था। यह उसकी कही बात सच थी। एसोसिएशन की गतिविधियों का कोई खास शेड्यूल नहीं है। जब समय मिले तब आ जाना, मैं हमेशा वहां हूँ। आज उसने कैजुअल शर्ट पहनी थी। उसके बालों का रंग सबसे चमकीला था। उसका शरीर लंबा और पतला था, एक युवा बांस के पेड़ की तरह, लेकिन उसे अपनी पीठ सीधी करते और अपनी छाती को फुलाते हुए देखना दुर्लभ था। जब वह बैठता था, तो वह अक्सर अपनी कुर्सी पर सिकुड़ जाता था, और जब वह खड़ा होता था, तो वह थोड़ा झुक जाता था। झो यून ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर अपनी जेब से अपना सेल फोन निकाला और एक तस्वीर खींची। गाओ जियानहोंग ने उसकी ओर देखा। तुम क्या कर रहे हो? चू वान ने फोन रख दिया। कुछ नहीं, बस महसूस करो। यह एक स्मारिका के रूप में रखने लायक है। गाओ किएन हांग मुस्कुराए और अपना सिर घुमाकर मंच की ओर देखा। यह सही है, सिवाय उस समय को छोड़कर जब वह पहली बार मंच पर गए। तब भी उनके बालों के कारण फैक्ट्री के नेता कुछ शब्द फुसफुसाते थे। ली तुआन का भाषण आम तौर पर बहुत सहजता से होता था। उनकी टीम का प्रस्तुतिकरण समय सबसे कम था, लेकिन वरिष्ठ इंजीनियरों से उन्हें सबसे अधिक प्रश्न प्राप्त हुए। ली शुन के विचार बहुत स्पष्ट और तार्किक थे, इसलिए उसने सभी सवालों के जवाब स्पष्ट रूप से दिए। फैक्ट्री मालिक, जो प्रोग्रामिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आपका वेब इंटरफेस बहुत आकर्षक नहीं लग रहा है। वरिष्ठ इंजीनियरों के समूह ने जल्दी से उसके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए और उसने भौहें सिकोड़कर सिर हिलाया। ली जुन ने अपना लैपटॉप लिया और अपनी सीट पर वापस आ गया, और झो यून ने अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए अपना अंगूठा उठाया। उसके होठों के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। वह बहुत घमंडी लग रहा था। वे आखिरी समूह थे। उसके बाद फैक्ट्री मालिक था जिसने अपना समापन भाषण दिया। वहां बहुत देर तक बैठने के बाद वह आखिरकार पार्टी ए की शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम हो गया। उसने कुछ देर गंभीरता से बात की, फिर सभी को वापस जाने और परिणामों की घोषणा होने तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा। झो यूं का समूह भीड़ के पीछे बाहर चला गया। उसने अचानक किसी को देखा। एक दुबला पतला युवक उनके करीब चल रहा था। उसका कॉलर अचानक फिर से खींचा गया। लाई तुआन ने उसे वापस खींच लिया। आगे बढ़ो और तुम दीवार से टकरा जाओगे। चू वान ने ली तुआन और काओ किएन होंग से धीरे से पूछा, तुम दोनों उस व्यक्ति को देखो। उसने चुपके से उस युवक की ओर इशारा किया। क्या तुम दोनों को लगता है कि वह परिचित लग रहा है? काओ किएन हांग ने अपना सिर हिलाया। मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता। चू वान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है। ली तुआन, अगर तुम्हें पसंद है तो बेधड़क आओ और उससे मिलो। तुम्हारी दृष्टि बहुत खराब है। जब वे सड़क के दोराहे पर पहुंचे, तो झो यूं के दिमाग में अचानक एक प्रकाश कौंधा और वह अचानक रुक गया। अब मुझे याद आ गया। ली तुआन ने उसकी ओर घूर कर देखा। चू वान ने कहा, मैं उनसे एक बार मिला था जब मैं एक बैठक के बाद फोंग थू म्यू को लेने गया था। वह हमारे विभाग में स्नातक छात्र हैं।